नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम शेखर है और मैं एक शराबी हूँ। शेखर भाऊ। हाय शेखर भाऊ, नमस्कार हाय भाऊ। हाय हाय। मंडे से टाइम। यस। अब बड़ा मजा आ रहा है। बहुत पहचान के भी नाम दिख रहे मीटिंग में आज। और पायनियर ग्रुप की मीटिंग में तो मजा ही आता है। तो दोस्तों, मैं शुरू करता हूँ। मेरा नाम शेखर है और मैं एक शराबी हूँ। केवल ईश्वर की कृपा है और अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मदद है। केवल यही कारण है जिस वजह से आज मैं शराब की पहली घूंट से दूर हूँ और एक स्वस्थ, शांत और समाधान की जिंदगी जीने की मेरी कोशिश जारी है। और ये कोशिश के लिए दोस्तों मैं आप सभी का साथ लेता हूँ, आप सभी की मदद होती है और इसलिए मैं आपकी प्रति कृतज्ञता शुरू में ही मैं व्यक्त करता हूँ कि बस ये सब आप सभी जो मेंबर्स हैं उन्हीं की वजह से मैं आज हूँ जैसा भी हूँ। खुश हूँ दोस्तों। आज से करीब 15 दिन पहले ही मैंने इसी विषय पे लेकिन मराठी में शेयर किया था किसी दूसरे मीटिंग में, और आज फिर से मुझे वही विषय है और लेकिन शेयर मुझे हिंदी में करना है। तो हो सकता है कुछ बातें जो मैंने मराठी मीटिंग में कुछ अनुभवों का सहारा लिया था, शायद वही अनुभव फिर से आए या कुछ अलग भी अनुभव आ सकते हैं। लेकिन विषय तो ऐसा गंभीर है और इम्पोर्टेंट है कि जैसे मैं सोच रहा था शुरू कहाँ से करूँ, तो शुरू से ही दोस्तों, शुरू में ही सुगत भाई ने शेयर करते करते कहा था कि उन्होंने अपना अनुभव शेयर किया कि वो जब मीटिंग में आए थे तो कैसे एक घबराए हुए से, भयग्रस्त ऐसे वो मीटिंग में आए थे। और मीटिंग में आने के बाद में उनको अच्छा लगा। हम लोग ये बहुत बार सभी के अनुभवों में ये बात आती है, सभी लोग ये कहते हैं कि मीटिंग में आने के बाद क्या हुआ। तो ये वैसे देखा जाए तो हमारी अल्कोहलिक्स एनोनिमस की जिंदगी में या पूरी जिंदगी में एक छोटा सा क्षण है, लेकिन ये छोटा सा क्षण हम सभी का अनुभव हमको बहुत कुछ बता के जाता है कि जो बंदा अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग के दरवाजे में खड़ा था भयग्रस्त, वो अंदर आ गया, उसने मीटिंग सुनी, वो सुनते जा रहा है अनुभव, और उसका चेहरे में उसके बदलाव होते जा रहा है। ये तो हम कई बार देखते हैं दोस्तों आज, और बड़ी प्रसन्नता की बात होती है जब भी हमारे नए दोस्त, न्यू कमर्स मीटिंग में आते हैं। और आने के बाद में जैसा जैसा हम उनको देखते जाते हैं, पहली मीटिंग, दूसरी मीटिंग, तीसरी मीटिंग, ये जो बदलाव उनके चेहरे में होता है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात दिखाई देती है कि वो एक तरह से एक आश्वस्त ऐसा इंसान लगने लगता है दोस्तों। सभी के साथ में ये बात होती है। भले उसके बाद में उतार चढ़ाव तो वो तो आते ही रहते जिंदगी में, लेकिन ये बात जरूर होती है कि ए में आने के बाद में जो अनुभव हम सुनते हैं उससे एक बदलाव सा हमारे जिंदगी में आ जाता है, हमारे सोच में आ जाता है। और वो बदलाव में मैं कह रहा था, क्या मैंने जो शब्द इस्तेमाल किया था, आश्वस्त, आश्वस्त सा लगता है दोस्तों, यानी भयग्रस्त से आश्वस्त। ये जो जर्नी है वो कुछ मिनटों की जर्नी है दोस्तों, ये में आते बराबर। उसके बाद में जब हमारी एक्सप्रेस गाड़ी चल रही थी दिनेश भाई की शुरू में, मैं फोर्थ स्टेप मुझे सुननी थी हिंदी में। मैं कोशिश कर रहा था कि मैं बराबर पकड़ लूंगा वो फोर्थ स्टेप, लेकिन बड़ी मुश्किल हो रही थी वो एक्सप्रेस ट्रेन और उसमें ये पकड़ना। लेकिन बाद में सुगत भाई ने फिर से बताया कि हमने निडरता से मॉरल इन्वेंट्री की बात कही गई है, खुद की छानबीन जो हमने की, नैतिकता की छानबीन हमने की। हिंदी में जैसा भी ये 4 स्टेप लिखा है, सो फियरलेस मॉरल इन्वेंट्री, ऐसा मैं कहूंगा। अंग्रेजी 4 स्टेप कहती है कि एक
और उसमें ये फियरलेस, ये बहुत महत्वपूर्ण ऐसा शब्द है। शुरू में जब भी मैं ये स्टेप्स पढ़ता था, अपना दिमाग लगाता था उस पे, और तो ये पढ़ते वक्त कई बातें समझ में आती नहीं थी, और कुछ बातों को मैं समझ गया ऐसे मुझे लगता था। उसमें ये फियरलेस मॉरल इन्वेंट्री की बात जब भी आती थी तो मुझे लगता था यार इसकी मुझे तो जरूरत ही नहीं है, मैं तो ठीक ही हूँ। और जैसे जैसे मेरा ए में मेरा अनुभव बढ़ते गया, ओल्ड टाइमर्स लोगों से बातें शुरू हो गई, उनकी शेयरिंग सुनना शुरू किया, तो कुछ अटपटा सा लगा शुरू में, लेकिन जैसे जैसे वो बात बढ़ती गई अनुभव की, वैसे वैसे उस फियरलेस का अर्थ धीरे धीरे समझ में आने लगा कि क्यों वहां पर ये फियरलेस लिखा गया है। हमारे फोर्थ स्टेप में भी सबसे इम्पोर्टेंट चीजों को हमने जिसके बारे में खुद की छानबीन की, उसमें जैसे फियर, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऐसी चीज उसमें आती है। और फियर के बारे में उसमें काफी कम शब्दों में, लेकिन फियर के बारे में और उसका एंटीडोट यानी उसके लिए हमने क्या करना चाहिए वो भी लिख रखा है। लेकिन दोस्तों इसके बारे में जितनी जानकारी हम खुद लेने की कोशिश करेंगे ना इस डर के बारे में, ये BLW साहब का कहना है। वो कहते हैं, या हमारे फोर्थ स्टेप में ही जब हम पढ़ते हैं बिग बुक में, तो उसमें लिखा हुआ है कि हमारी जो जिंदगी है, ये जिंदगी के जो कपड़े हमने पहने हुए हैं ना बॉस, वो उन धागों से सिले हुए जो डर के धागे हैं। यानी कि मेरी जिंदगी यदि मैं पीछे मुड़ के देखता हूं ना, तो ऐसे डर में पूरी मेरी जिंदगी एक लपेट सी गई हुई मुझे दिखाई देती कि किस तरह से, किस कदर ये डर काम कर रहा था मेरी जिंदगी में, चप्पे चप्पे पे वो मौजूद था। BLW साहब कहते हैं कि हमारा 12 स्टेप प्रोग्राम और ये जो हम अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आते हैं और हमारी शराब पीने की इच्छा हमारी गायब हो जाती है सभी के अनुभव के साथ में। हम जब जीना शुरू करते हैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस का प्रोग्राम या मीटिंग कहूंगा मैं खाली, तो हमारी शराब पीने की इच्छा गायब हो जाती है। और वो होते होते एक बहुत महत्वपूर्ण बात होती है कि वो जो पावरलेसनेस मेरी समझ में आती है, उसके साथ साथ सभी लोग कहते हैं और मैं भी कहीं पे ये बिलीव करने लगता हूँ कि एक उच्च शक्ति है। ये जो पावरलेसनेस का एक्सेप्टेंस और उसके साथ साथ ये उच्च शक्ति की जो जानकारी मुझे मिलती है, और एक ये जो आश्वस्त शब्द मैंने इस्तेमाल किया, वो आश्वस्त में क्यों हो रहा था, तो एक हायर पावर सभी मेंबर्स के जरिए मेरे इस पर काम कर रही थी दोस्तों। और इसी के लिए इसको BLW साहब ने कहा है कि फियर के लिए कौन सा एंटीडोट होगा, क्या जवाब होगा फियर के लिए, तो वो होगा स्पिरिचुअल अवेकनिंग, जिसको हम कहते हैं आध्यात्मिक जागृति। जो हमारे 12th स्टेप में लिखी हुई बात है कि ये 11 स्टेप्स लेने से हमारे में आध्यात्मिक जागृति होगी। तो ये जो आध्यात्मिक जागृति की बात है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, और वो हमारा स्टेप्स का वो एम है कि वो आध्यात्मिक जागृति होनी चाहिए। लेकिन BLW साहब कहते हैं कि हम मीटिंग में जब आते हैं ना, तो मीटिंग में आते बराबर क्या होता है, हमारी आध्यात्मिक जागृति की शुरुआत होती है और हमको पहली गिफ्ट मिल जाती है आध्यात्मिक जागृति की, और वो है सोब्राइटी। तो सोब्राइटी हमारी पहली गिफ्ट है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आते बराबर जो होती है बात, तो दोस्तों ये जो आंखें खुलने वाली बात कही गई है ना हमारे स्टेप्स में, इसकी शुरुआत पावरलेसनेस के एक्सेप्टेंस से हमारी शुरू हो जाती है ए में आते बराबर। और इसलिए उन्होंने कहा है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग इज द एंटीडोट फॉर फियर। BLW साहब का ये जो शेयरिंग है दोस्तों, ये उन्होंने हमारे लैंग्वेज ऑफ द हार्ट नाम की किताब में उन्होंने ये शेयर किया है। और उसमें वो कहते हैं, एक जगह पे उन्होंने कार्ल यंग, जो हमारे एक साइकियाट्री के बहुत बड़े शास्त्रज्ञ हो चुके हैं, वो डॉक्टर थे,
और उन्होंने साइकियाट्री के बहुत सारे तत्व उन्होंने सामने रखे थे, जिसके आधार पर आज ये हमारी जो साइकियाट्री जो खड़ी है वो उसके आधार पे खड़ी है। आज उनके साथ साथ और भी कई शास्त्रज्ञ साथ में थे। तो ये कार्ल यंग साहब ने एक बात कही है, ऐसा बिल डब्ल्यू साहब कहते हैं, वो कहते हैं एनी पर्सन who has reached 40 years of age and who still has no means of comprehending who he is, where he is, or where he is next going, cannot avoid becoming a neurotic. पागल बन जाता है। इसको मैं हिंदी में यदि कहूँ तो ये इस प्रकार से होगा कि कोई भी इंसान, जो इंसान 40-45 साल की उम्र तक पहुंचता है, यानी यहाँ तक का उसका अनुभव लेने के बाद भी यदि उसको ये सवाल है उसके सामने कि मैं कौन हूँ, उसके समझ में नहीं आ रहा है कि ये मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, मुझे कहाँ जाना है, किसी बात का पता नहीं चल रहा है, जिस कदर वो कंफ्यूज्ड है, उसको बिल डब्ल्यू साहब कहते हैं कि वो एक भयग्रस्त ऐसा इंसान है जिसके ये नहीं समझ में आ रहा है कि 40 साल तक ये जिंदगी जिया है, अनुभव लिया है, लेकिन अभी तक उसके ये समझ में नहीं आया कि वो है कौन, कहाँ है, कहाँ जाना है। उसको उन्होंने कहा है कि ये भयग्रस्त ऐसा इंसान है। दोस्तों, ये जब मैं पढ़ता हूँ ना हमारे लैंग्वेज ऑफ द हार्ट में, ये जो बिल डब्ल्यू साहब के बहुत ही गोल्डन वर्ड्स कहता हूँ मैं, उन्होंने आगे चल के अपने अनुभव इसमें लिखे हैं, उनके ये शेयरिंग्स है, और ये जब मैं पढ़ रहा था तो मेरे सामने मैं खड़ा हो गया दोस्तों, कि मैं जब अल्कोहलिक्स एनोनिमस के दरवाजे में आके खड़ा हुआ, जब अल्कोहलिक्स एनोनिमस में मैं आया वो था ईयर 2001, और दोस्तों 6 दिसंबर की वो बात थी, और शाम की उस मीटिंग में, नागपुर की उस मीटिंग में मैं पहुंचा। मुझे जिसने मैसेज दिया था उस मेंबर ने मुझे वहां पे वो लेके गया था, और जब मैं उस दरवाजे पर खड़ा था तो मैंने देखा अंदर, यार इतने सारे लोग बैठे हुए थे, 60-70 तो कम से कम लोग होंगे उस दिन। इतने सारे लोग बैठे थे, कोई भी मेरे पहचान का नहीं था, और मैं इतना कंफ्यूज था। वो जो कहा है ना उसमें कि ऐसा इंसान, मेरी उम्र भी बराबर उसी थी, वही थी दोस्तों, 43-44 साल की मेरी उम्र थी, और मैं जब वहां पे आके खड़ा हुआ, ये सब लोगों को देख रहा था, पता नहीं ये क्या है, मैं कहाँ आया हूँ इसकी भी समझ नहीं है, लेकिन इसने कहा कि भाई ये एक ही मीटिंग होती है करके मैं वहां पे आया हूँ, मालूम तो कुछ है नहीं। और वो कहा है ना कि मैं कौन हूँ पता नहीं चल रहा। अभी मेरा क्या बचा था दोस्तों, उस वक्त जब मैं वहां पे खड़ा था, मैं कांप रहा था, इतना भयग्रस्त था मैं, इतना भय से घिरा हुआ था मैं, और मुझे एक गारंटी सी हुई थी कि मैं मरने वाला हूँ। ये मरने का खौफ इस कदर मेरे सर पे मंडरा रहा था जब मैं एक ही मीटिंग में आके खड़ा हुआ था, इतना भयग्रस्त था मैं। और ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, मेरे साथ ही क्यों हुआ, कुछ भी पता चलने की बात नहीं है। मैं खुद को जो कुछ समझता था वैसा तो कुछ था नहीं मैं जब वहां खड़ा था। इसीलिए वो कार्ल यंग साहब कहते हैं कि ऐसा इंसान जिसको यही पता नहीं है कि साला वो है कौन, खुद के बारे में इतना कंफ्यूज्ड, कहाँ आया हूँ ये भी पता नहीं है। मैं कहीं से वो होप के साथ आया था कि शायद यहाँ पे कुछ मदद मिलेगी, एक भिखारी की तरह मैं पहुंचा था। एक 500 किलोमीटर मुझे ट्रैवल करना पड़ा था ये एक मीटिंग में आने के लिए, और ऐसे में जब वहां पे आके पहुंचा था तो दोस्तों मुझे वही इंसान दिखाई देता है जो कार्ल यंग साहब ने कहा था कि ये भयग्रस्त है। और इसीलिए ये भय जो है दोस्तों, ये जो फियर फैक्टर जो है हमारे जिंदगी का, जो जैसे मैंने पहले कहा कि हमारा जिंदगी के जो वस्त्र हमने पहने हैं ना, उसके धागे पूरे डर से घिरे हुए हैं। अब ये जो फियर है, ये जो डर है, उसके बारे में बिल डब्ल्यू साहब का कहना है कि यदि कोई कहता है कि मैंने ये 12 स्टेप्स लेने के बाद में भय से मुक्ति पा ली है तो वो झूठ बोल रहा है। ये बिल डब्ल्यू साहब ने इसी भाषा में बोला है कि वो झूठ कह रहा है।
क्योंकि हम लोग यदि हमारे भय के बारे में जानने की कोशिश करेंगे वही उन्होंने कहा है कि पहली चीज हमने कौन सी करनी चाहिए, तो ये बात समझ में लेनी चाहिए कि हमारे जिंदगी के साथ ये भय कैसे जुड़ा है। उसके बारे में यदि जानकारी हमको होती है तो हमको ये पता चलता है कि ये भय कभी काम में भी आती है, काम में भी आने वाली चीज है, और ये भय अदरवाइज हमारा जीना हराम कर देती है। यानी अलग अलग तरीके के इफेक्ट्स ये भय के वजह से मेरी जिंदगी में है। तो मैंने ये समझ लेना चाहिए कि ये भय किस कदर मेरे साथ जुड़ा हुआ है। अब दोस्तों, हमारे अल्कोहलिक्स एनोनिमस का 12 स्टेप का प्रोग्राम में यदि हम चलना शुरू करते हैं, जब 4th स्टेप में पहुंचते हैं, जिसका जिक्र मैंने शुरू में किया, जिसका जिक्र सुगत भाई ने किया, वो 4th स्टेप में आने के बाद में कुछ पता लगने शुरू हो जाता है। क्योंकि अभी अल्कोहलिक्स एनोनिमस स्पॉन्सर के जरिए मुझे कहता है कि शेखर भाई पीछे मुड़ के देखो, अपनी जिंदगी की तरफ देखो, आपको एक फियरलेस खुद के बारे में छानबीन करनी है, इन्वेंट्री लेनी है। और उसके लिए हमको कई जगह पे ये भी कहा गया है कि हमारे जो भूत है, हमारा जो भूतकाल है, वो एक खजाना है। और वो खजाना यदि मैं देखने की कोशिश करूं तो दोस्तों उसमें से बहुत सारे हीरे निकल के आते हैं जो मुझे आज की जिंदगी जीने के लिए काम में आते हैं। और इसलिए जैसे मैंने पीछे मुड़ के देखना शुरू किया, कुछ चीजें मुझे लिखने के लिए कही गई। मैंने मेरी स्टोरी भी लिखी थी। उस वक्त जो मेरे स्पॉन्सर का तरीका था उस तरीके से मैं जा रहा था, तो मेरी स्टोरी लिखने के लिए कही थी, वो स्टोरी मैंने लिखी थी। और वो स्टोरी लिखने के लिए जैसे मैं मेरी जिंदगी में पीछे जाते गया, तो उसने कहा था कि तब से सोचने की शुरू करो कि आपको क्या याद है, क्या आप जैसे बड़े होने लग गए थे। तो मुझे धीरे धीरे कुछ चीजें याद आ रही थी, और ये याद आने की जो बात है वो एक साथ वो बात नहीं हुई, उसके लिए काफी दिन, काफी महीने गुजारने पड़े कि अलग अलग वक्त अलग अलग चीजें आती थी मन में खुद के बारे में, खुद की छानबीन। और वो जब शुरू हुई थी तब मैंने देखा कि जब मैं बच्चा था तो दोस्तों मेरा घर बहुत बड़ा था। मेरे फादर सरकारी अफसर थे, क्लास 1 अफसर थे। हमारा बहुत बड़ा घर था, बहुत बड़ा घर, यानी ब्रिटिश कालीन घर था वो। कम से कम 15 से 20 तो कमरे होंगे यार, बड़े बड़े हॉल थे घर में, इतना बड़ा था। नौकर चाकर थे, किसी चीज की कमी नहीं थी मुझे। और दोस्तों अच्छे से अच्छे स्कूल में जाता था। और उस घर का मुझे आज जिक्र इसलिए मैं कर रहा हूँ कि उस घर में कम से कम वो आधा घर तो हमारा बंद ही था, इतना बड़ा था वो। तो बहुत सारे कमरे बंद थे। और बहुत बार मेरी 2 बहनें थी, मेरा छोटा भाई था। तो ऐसे ही हम लोग बातें करते रहते थे। उसमें मेरी जो बातें चलती रहती थी, मैं 3 नंबर पे था, दो बड़ी बहनें और एक छोटा भाई था। तो मैं होगा करीब 12-13 साल का, उस वक्त की बात होगी ये, कि उस वक्त मैं बड़ी वीरता की बातें करता था। मैं कभी पेड़ पे चढ़ दिखाता था कि देखो मुझे ये आता है, वो आता है, क्या क्या करता था। तो उसमें एक दिन मुझे चैलेंज दिया गया कि वो आखिर वाला जो कमरा है ना, उस कमरा पूरा अंधेरा था दोस्तों, शाम की बात थी, पूरा अंधेरा था घर में। और मुझे कहा गया कि वहां जाके वहां कुछ चीज रखी हुई है, वो लेके आओ। अब सीधी सी बात है दोस्तों, छोटा सा बच्चा, मेरी बढ़ गई। मैं बोला यार वो अंधेरे में कौन जाएगा। इतना डर मैं महसूस कर रहा था। और मैं कैसा, और बात ये हो जाती है कि ये अपना फेल्यूर होने जा रहा है अभी। यदि मैं गया नहीं तो ये बहुत बड़ा मेरा फेल्यूर है। और कहीं न कहीं वो मन में जो अहंकार है ना, वो कहना शुरू करता है कि ये तो सहन नहीं होगा, मेरे अहंकार को ये सहन नहीं होगा। अभी ये मैं आज देख रहा हूँ पीछे मुड़ के वो छोटे से शेखर की तरफ। उस शेखर को ये पता नहीं, वो अहंकार उसको कुछ पता नहीं है, लेकिन कहीं पे उसके दिमाग में वो बात आ रही है कि साली मेरी इंसल्ट हो जाएगी मैं यदि नहीं गया तो वहां। और जाने की सोच रहा हूं मैं, तो मेरा पैर नहीं हिल रहा है क्योंकि डर ने पकड़ के रखा है कि कहा जाएगा वहां पे, साले भूत होगा वहां।
तो इस कश्मकश में, और ये इस तरह की कश्मकशें दोस्तों जिंदगी में बहुत जगह पे आती है, इस कश्मकश में मैं था और तभी जाके ये माँ मेरी सुन रही थी बैठ के, और उसको बड़ी मेरे पे उसको तरस आ गया। उसने कहा चल शेखर मैं आती हूँ तेरे साथ। और माँ का हाथ पकड़ के जब मैं उस कमरे में गया और जो कुछ बताया था वो चीज मैं लेके आया वापस। एक तो थोड़ा सा फेलियर तो लग ही रहा था क्योंकि मैंने हेल्प ली थी। अब देखो वो छोटा सा बच्चा, लेकिन हेल्प यानी हेल्प किसके लिए? माँ के लिए। एक भगवान के बराबर एक पावरफुल हायर पावर थी वो, जो कह रही थी शेखर मेरे साथ चल, डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये तो मेरा फेल्यूर है। आने के बाद में लग रहा था कहीं पे मन ही मन लग रहा था, मैंने जाके तो दिखाया है अंधेरे में, लेकिन कहीं न कहीं ये मेरा फेल्यूर जरूर हुआ था। मेरी बहनें हंसी थी, उनका वो हंसना भी मुझे अच्छा नहीं लगा था उसमें। लेकिन दोस्तों इसमें एक बात मैं भूल गया था कि मैंने माँ का सहारा किया, तो वो सहारा लेके यदि मैं कोई चीज करता हूँ तो मैं उसको सक्सेसफुली पूरा कर सकता हूँ, मैं अकेले नहीं कर सकता। इसका वो इतना सिंपल सा उदाहरण था, लेकिन वो बच्चे के समझ में आने की वो कोई बात नहीं थी दोस्तों। लेकिन आज मैं मुड़ के देखता हूँ तो मेरी समझ में आती है कि अहंकार और भय का जो चालू हो जाती है ना बात, वो बचपन से ही चालू हो जाती है। और इस प्रकार से ये बात हुई थी। और आज हमको बिल डब्ल्यू साहब कहते हैं कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग, ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग आंखें खुलने की जो बात कहते हैं, क्यों अच्छा लगता है हमको एक मीटिंग में आने के बाद सभी को? हम क्यों आश्वस्त हो जाते हैं सब? यार मुझे लगता है सब लोगों को देख के हम लोग जो कहते हैं होप और स्ट्रेंथ, ये होप स्ट्रेंथ ये जो शब्द सबका इस्तेमाल करते हैं, ये तभी आते हैं जब हमारा फियर धीरे से बाहर होना शुरू हो जाती है बात। हमको वो जो डर है, मुझे वो जो मौत का डर था दोस्तों, उस रात की बात है जिस दिन मैंने वो पहली मीटिंग की थी। वो पहली मीटिंग मैंने की, मैं दूसरे गांव से आया था, लेकिन मेरी ससुराल थी वहां पर। और उस दिन मैं शाम को घर गया सोने के लिए, मेरे लिए जगह बना के रखी थी, और दामाद का रिस्पेक्ट अभी भी हो रहा था उस घर में। मैं गया वहां पे जाके सोया, और मुझे एक बात याद आती है, भले ही उसको करीब करीब 23-24 साल हुए हैं, लेकिन एक बात मेरे याद आती है आज भी, कि उस रात जब मैं सोया था तो मेरे मन में शराब के विचार नहीं थे, मेरे मन में शराब न पीने के विचार आए थे। यानी जो शेखर एक दिन पहले जिसके मन में शराब पीने के विचार भी था, और वो विचार के साथ साथ डर भी था कि मैं अभी शराब पीऊंगा और मरने वाला हूँ, ये मेरी हालत और इसकी समझ मुझे वो 5 दिसंबर को आई थी, जब मैं वो मेरे गांव में बैठ के एक बार में बैठ के शराब पी रहा था। ये मेरी कहानी का सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन मैं कहता हूँ। ये मूवमेंट, ये इवेंट है, ये इवेंट मुझे बहुत कुछ चीजें आज भी बताता है दोस्तों। ये जो इवेंट मेरी जिंदगी में हुआ, जिसको बिल डब्ल्यू साहब कहते हैं कन्वर्जन, एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है, इसको स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस भी कहते हैं। तो ये जो आध्यात्मिक अनुभव से मैं जो गुजरा था, उसके बारे में जानकारी मुझे आगे चल के आई कि वो क्या हुआ था शेखर मेरे साथ। तू जो ये पहली बार मीटिंग को गया था, उस दिन कैसे कैसे हुआ था। जब मैंने याद करना शुरू किया, तब जाके मैं ये बोल सकता हूँ कि जब मैं दरवाजे में खड़ा था तो कितना भयग्रस्त था, और जब धीरे धीरे एक एक मेंबर की शेयरिंग सुनते जा रहा था, मैं सोच रहा था यार ये सही है, ये जो कह रहे वो सही है, क्योंकि ये तो मेरी कहानी है। ये जो कह रहे, ये जो तकलीफें बता रहे हैं, तो इसमें से तो मैं भी गुजर रहा हूँ। और उसके बाद में जब उन लोगों को मैं देख रहा था कि वही लोग थे जिनके जैसा मैं हूँ, वो आज खुशहाल थे। हर एक कह रहा था ईश्वर की कृपा है। हाँ, ईश्वर की कृपा हम लोग जो कहते हैं, मैंने जो शुरू में कहा कि ईश्वर की कृपा है, मैं आज शराब की पहली घूंट से दूर हूँ, और मैं एक अच्छी कोशिश कर रहा हूँ यार, एक अच्छी जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा हूँ। यही सब लोग उस दिन यही कह रहे थे, और कोई दूसरी बात नहीं थी। लेकिन ये जब मैं सुन रहा था उस वक्त, तो दोस्तों वो जो डर का जो फैक्टर था ना, फियर फैक्टर, वो धीरे धीरे
मेरे अंदर से निकल रहा था, क्योंकि एक आश्वस्त होके उस दिन रात की बात कह रहा हूं मैं। उसी रात को जब मैं सोचा था तो सोच में मेरे पूरे ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस के मेंबर्स के शेयरिंग के विचार, उन विचारों से घिरा हुआ था पूरा। उसमें पीने के विचार नहीं थे। कितना बड़ा मिरेकल था ये पीने के विचार कई सालों से मेरे मन में थे, जिसको हम लोग डिसीज के हिसाब से जो कहते हैं ना, मेंटल ऑब्सेशन। वो मेंटल ऑब्सेशन कहाँ गया? वो कहाँ गायब हो गया? उस वक्त, उस दिन, हम वन डे एट ए टाइम बोलते हैं, मैं उस दिन की बात कर रहा हूँ कि उस दिन ये जो हो रहा था मेरे साथ, ये कहीं पे मेरे मन से वो ऑब्सेशन को कुछ हिलाने वाली बात हुई थी उस मीटिंग में दोस्तों। और वो इस कदर वो हिल गया था कि मेरे मन में आ रहा था कि नहीं यार, ये लोग जो कह रहे थे वैसे ही मैं कहूंगा। क्या कह रहे थे वो कह रहे थे आते रहो। यानी अगर मैं आते रहा, और वो यही कह रहे थे कि हम आते रहे हैं। कोई कह रहा था मेरे 10 साल से आ रहा हूं, किसी का 1 महीना हुआ था, किसी के 20 साल हुए थे। यानी जीते जागते सबूत मेरे सामने आ रहे थे, और ये सब सबूत चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे, शेखर दिस इज पॉसिबल। दोस्तों, ये जो मेरी जिंदगी में ये जो पहचान हुई थी मेरी खुद की, मैंने कहा ना कि जब मैं आया तब मुझे ही मालूम नहीं था कि मैं कौन हूं। तो मुझे पहचान मिली थी उस दिन कि मैं एक शराबी हूं। ये जो पहचान मुझे हुई थी, वही पहचान थी जिसकी वजह से मैं सुकून के साथ में शाम को सो रहा था रात पे। तो दोस्तों, ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जो बात बिल डब्ल्यू साहब कहते हैं ना, इसके अनुभव हमारे हर एक के पास में है। जो भी आज सोबर है, हर एक के पास में ये अवेकनिंग के जो पहला अवेकनिंग, जो पहली गिफ्ट है, वो हम सभी को मिली है, जो भी ए के मेंबर है और आज सोबर है। तो दोस्तों, मैं इसी तरह से वो जो मेरी कहानी मैंने शुरू की थी कि मैं बचपन में क्या हुआ था, कि कैसे मैं आज देखता हूँ पीछे मुड़ के कि वो जो फियर फैक्टर उस वक्त बचपन में मेरे साथ था, वो एक माँ का जैसे ही मैंने सहारा लिया। दोस्तों, भगवान के बराबर माँ होती है, क्यों बोला जाता है ऐसा? तो ये कोई मैं कहूँगा ये कोई ऐसी कहने की बात नहीं है, ये सच में ऐसी बात है कि हमारे साथ में जो भी घर में हमारे एल्डर्स होते हैं, वो सही में एक ईश्वर के समान होते हैं, क्योंकि वो मुझे सिखाते हैं यार, मुझे चलना सिखाते हैं, मुझे खाना सिखाते हैं, मुझे हर कोई चीज मेरी जिंदगी में जो आगे जाके मिलने वाली है, हर एक चीज के लिए ये हायर पावर मेरी एक अलग तरीके से दोस्तों बचपन से ही मेरे साथ काम कर रही थी। लेकिन मैं उसको मानने वाला था क्या? जैसे मैंने पहले कहा, मैंने कहा उस वक्त मैं माँ ने जैसे मुझे माँ की मैंने हेल्प ली, तो कहीं पे मेरे मन में आया था यार, ये नहीं, मैं अकेला जाना चाहिए और अकेले जाके ये मैंने करना चाहिए। माँ की तो मैंने हेल्प ली, ये तो कोई भी करेगा। बच्ची की भली वो बात हो, लेकिन बहुत सही बात है दोस्तों। मेरा शराबीपन वहीं पे मुझे आज दिखता है, मेरे बचपन में, जबकि उस वक्त शराब कोसों मील दूर थी। और उसके आगे की मेरी जिंदगी शुरू हुई। मेरे पिताजी थे, बड़े डिसिप्लिन थे, वो बड़े डॉक्टर थे, उनको गांव में इतनी बड़ी स्टेटस थी, उनकी गांव में इतना रिस्पेक्ट उनका होता था, घर में इतना रिस्पेक्ट होता था। और एक उनका बेटा होने के नाते रोज शाम को आने के बाद में वो मेरे से बात करते थे प्यार के साथ। लेकिन किस चीज की बात करते थे? वो कहते थे, पढ़ाई तुमने की क्या, आज स्कूल में क्या हुआ। यानी जो भी है वो स्कूल की बातें हुआ करती थी, मैं बताता था। ऐसा कुछ नहीं कि मैं स्कूल के साथ कोई नफरत थी मुझे। स्कूल में जाता था, मैं एक होनहार बच्चा था, अच्छी तरह पढ़ता था, अच्छे नंबर भी आते थे। लेकिन मेरे पिताजी कहते थे, जब भी मेरा रिजल्ट लगा और मैंने यदि कहा उनको कि मैं फर्स्ट क्लास में पास हुआ, तो उनका कहना होता था, पहले मार्कशीट ला इधर, बाद में हम देखेंगे तुम फर्स्ट क्लास में आए हो या नहीं। इतना अविश्वास यार मेरे पे मुझे लगता था, इतना विश्वास मेरे पे। फिर मैं वो दिखाता था, फिर वो देखते थे, वो बोलते थे चलो ठीक है, लेकिन इससे ज्यादा नंबर मिलने चाहिए। यानी मैं सोचता था कि अभी पीठ पे मेरे थपथपाटा होगी कि वाह वाह शेखर, अच्छे नंबर आए, तो अभी मुझे सुनना पड़ रहा है कि इससे ज्यादा मिलाने की जरूरत है। मेरे पिताजी
हमेशा। कभी मुझे ऐसा लगता है यार ये कभी सेटिस्फाई नहीं होगा यार ये आदमी। धीरे धीरे मेरी जैसी उम्र बढ़ते जा रही थी, एक प्रकार से एक नफरत मेरे मन में मेरे पिताजी के बारे में वो नफरत पैदा हो गई थी कि जब भी मुझे देखते वो कहते तुम पढ़ाई करते दिखाई नहीं दे रहे हो, खेलते हुए ही देखते हो। दोस्तों ऐसा कहते हैं कि बचपन में जैसे माहौल हो, जैसे ही व्यक्ति हो, जैसी ही परिस्थिति हो, उसका बहुत बड़ा इफेक्ट हमारे अगले कैरेक्टर पे होता है। लेकिन ये कैरेक्टर पे होने के लिए हम खुद जिम्मेदार होते हैं। ये मुझे आज दिखाई देती है बात कि मैं किस तरह से इन चीजों को लेता था। और जब मेरी जिंदगी आगे बढ़नी शुरू हुई तो मुझे एक प्रकार से जैसे एग्जाम आती थी तो मुझे एक डर सा महसूस होता था। मैं पेपर लिखने जाता था एग्जाम में तो मैं डरा हुआ सा रहता था। भले ही मेरी पढ़ाई अच्छी हुई हो लेकिन मैं डरा हुआ रहता था। मुझे एक डर काफी सताता था उस वक्त। मुझे लगता था यार इसमें यदि कम नंबर आए तो ये मेरे पिताजी क्या करेंगे मेरा। एक दो बार मुझे मार भी पड़ी थी कम नंबर आने की वजह से। और इसलिए ये जो मेरा और मेरे पिताजी का चलता था और उनका जो डिसिप्लिन वाली जो बातें हुआ करती थी वो मुझे कतई पसंद नहीं आती थी। ये मेरी उस उम्र की जिंदगी में ये जो मेरे साथ हो रहा था उससे मेरे मन में मेरे ही पिताजी के बारे में इस प्रकार की एक नफरत सी ऐसी बढ़ते जा रही थी। और मैं जो भी चीज करता उसमें मुझे ऐसा लगता था यार ये मेरे से होगा कि नहीं होगा, क्योंकि नहीं होगा वाला प्रॉब्लम था। होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नहीं होगा तो ये इंसान ये आदमी क्या करेगा मेरा, ये डर था मुझे। और इसलिए हमेशा जब भी मैं कोई ऐसी चैलेंज की चीज कोई एग्जाम के लिए जा रहा हूं तो कहीं पे मेरे मन में हुआ करता था कि मुझे ऐसा लगता था मेरे में कॉन्फिडेंस ही नहीं है। कॉन्फिडेंस की कमी किसने कराई, पिताजी ने। उस वक्त मुझे लगता था, मुझे बड़ा गुस्सा आता था। मुझे ये बात समझ में नहीं आती थी कि ये क्या हो रहा है, ये किसकी वजह से हो रहा है, लेकिन वो पूरा मेरा कैरेक्टर था। वो मेरा कैरेक्टर जिस तरह से मैं डेवलप हो रहा था अभी, जिस तरह से मैं सोचता था, जिस तरह से वो सोचने का मैं इस्तेमाल एक्शन में जाता था, उसका रिजल्ट क्या आता था, तो लो कॉन्फिडेंस। दोस्तों यहाँ तक वो लो कॉन्फिडेंस हो गया था कि कई अच्छी अच्छी एग्जाम्स मैंने डर के मारे दी ही नहीं। लेकिन अच्छा ही हुआ, मुझे बड़े अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल गई। एक बढ़िया से इंजीनियरिंग कॉलेज में, एक रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज में, एक दूसरे स्टेट के मुझे एडमिशन मिली थी। तो दोस्तों ऐसे कॉलर टाइट हो गई थी मेरी। अब मैं बोला ये मेरे पिताजी को बोलने के लिए तो कोई जगह ही नहीं है, नंबर 1 तो मैं खुश था। और दूसरी चीज के लिए मैं खुश था कि अभी मुझे घर में रहना नहीं है, अभी मुझे जाना है बाहर। अभी बाहर जाऊंगा तो मेरे मन ही मन में सपने तो शुरू हो चुके थे जाने के पहले कि जब मैं बाहर जाऊंगा तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये कुछ भी कर सकता हूँ वाली बात दोस्तों आगे कहाँ तक मुझे मौत के घाट तक ले गई। मैं कुछ भी कर सकता हूँ क्योंकि अभी मुझे डर नहीं होगा। अभी कोई ऐसा खिंचाव नहीं होगा जो मुझे पीछे खींचेगा और कहेगा शेखर ये मत करो। पहली चीज मैंने कौन सी की होगी दोस्तों, जैसे मैं निकला, वो जर्नी पे निकला था मैं, मेरे कॉलेज की जर्नी पे एक ट्रेन से मैं निकला था और एक जगह पे ट्रेन बदलनी थी, चेंज करनी थी वो ट्रेन। तो वो चेंज करने वाले जंक्शन पे जब मैं उतरा, मैं अकेला था, जेब में पैसा था, तो मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया था वहां पहुंचने के पहले कि अब उतरते बराबर मैं क्या करूंगा, तो पहले सिगरेट पीऊंगा। बड़े अमिताभ बच्चन की पिक्चरें चलती थी तब। मैं बोला साला ऐसे धुआं निकालते हुए चलना यानी क्या बात है, मैं भी तो अमिताभ बच्चन। दोस्तों गया मैं, मेरी उम्र क्या होगी उस वक्त, 14-15 साल की बात कर रहा हूँ मैं। बहुत कम उम्र में ये बातें मेरे साथ में हो रही थी। और उस वक्त मैं जब वो सिगरेट पीने के लिए पहुंचा वो पान ठेले पे, तो वहां जाके मैंने देख के रखा था कि किस तरह से सिगरेट मांगते हैं, कैसे जलाते हैं। वो पूरा ट्रेनिंग मैंने मन ही मन में लोगों का देख देख के पक्का था मेरे मन में। तो मैंने वहां पे पीला हाथी मांगा। उस वक्त वो हनी ड्यू नाम की सिगरेट आया करती थी जिसको हिंदी में पीला हाथी बोलते थे लोग। उस पे एक पीले हाथी का पीला था वो उसका कवर और उस पे हाथी का चित्र था, मुझे आज भी याद है।
और वो सिगरेट मैंने मांगी, उसने दी, मैंने जलाई, और जब मैं जला रहा था तो मेरा हाथ कांप रहा था। मुझे जलाते हुए दिक्कत हो रही थी, मेरा हाथ कांप रहा था, मैं धुआं खींच रहा था भले अंदर, और जैसे ही अंदर गया जम के खांसी आई, बुरी तरह से तकलीफ हुई। और ये जो डर था मेरे मन में, वो क्यों था डर, मैं आज देखता हूँ क्यों था डर मुझे। मैं एक तरफ मैं कह रहा हूँ कि मुझे तो यहाँ कोई पहचानने वाला है ही नहीं, लेकिन फिर भी मैं जब सिगरेट जला रहा हूँ तो मेरा हाथ कांप रहा था, क्योंकि कहीं पे मेरे मन में ये बात आ रही थी कि ये नहीं करना चाहिए शेखर, ये नहीं है ठीक, ये ठीक बात नहीं है। ये कहीं से वो आवाज अंदर से आ रही थी, और शायद मैं कह रहा था कि नहीं नहीं, मैं ये करके देखूंगा, मुझे अमिताभ बच्चन बनना है, कुछ भी जो भी था मेरे, उसके लिए जो भी हम कहते हैं ना, क्या हमारी हर अनैतिक चीज के लिए हमारे पास में जस्टिफिकेशन होता है। तो वो जस्टिफिकेशन उस वक्त चल रहा था, अभी शराब नहीं थी, लेकिन वो सिगरेट के लिए मेरी जस्टिफिकेशन चल रही थी कि मैं पी के देखूंगा, अमिताभ बच्चन की तरह चल के देखूंगा। और मैं चला, पता नहीं अमिताभ बच्चन दिखा या नहीं दिखा, लेकिन वो जो सिगरेट उस वक्त मेरे मुंह को लगी बॉस, वो मेरी 14-15 साल की उम्र थी। वो ए में आया मैं जब मैं 45 साल का था, उसके बाद के 9 साल तक मैं 40-40 सिगरेट पीता था दोस्तों, रोज। यानी एक मैं कुछ भी कर सकता हूँ वाला मेरा ख्याल, उससे मैंने ये पहला कदम लिया था सिगरेट पीने का, और उस कदम का आगे चल के मेरी जिंदगी में क्या हुआ। खैर उसी तरह से आगे मेरी जिंदगी शुरू हुई। जैसे मेरी जिंदगी शुरू हुई इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने की, तो दोस्तों मैं तो खुद को सोचता था कि मैं तो होशियार हुई, और मुझे यहाँ पे तो रोक टोक करने वाला कोई नहीं है, मैं मेरी जो जिंदगी जी सकता हूँ। देखिए मेरा एक तरह से मैं आज देखता हूँ ना पीछे मुड़ के, तो मुझे दिखाई देती है बात कि फ्रीडम, फ्रीडम का मैं किस तरह से इस्तेमाल कर रहा था। उसका मतलब मेरे लिए एक ही था कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। और उसी में एक दिन मेरे पार्टनर ने एक 3X क्वार्टर लेके आया, बोला शिखर भाई शराब पियेंगे, मजा करेंगे। जैसे उसने मजा करेंगे, और वो मैंने देखा, मैं समझ गया वो क्या था, मुझे मालूम था वो क्या उसने लाया है। तब तक मैंने कभी पी नहीं थी, लेकिन वो देखते बराबर कहीं डर सा महसूस हुआ मुझे उस वक्त भी। और पहली बात मेरे मुंह से क्या निकली होगी, तो नहीं यार मैं नहीं पीऊंगा, तुम पियो। यानी वो भी बात, एक सिगरेट की जो मेरा एक्सपीरियंस था, वही एक्सपीरियंस अब शराब के साथ हो रहा है कि डर कहीं पे मुझे रोकने की कोशिश कर रहा है। देखो यहाँ पे डर रोक रहा है मुझे, एक बुरी आदत की तरफ जाने से ये डर मुझे कहीं पे रोकने की कोशिश कर रहा है कि शेखर ये ठीक नहीं है। लेकिन कहीं पे मेरे ही अंदर का शेखर, पता नहीं कौन सा था वो शेखर, वो कहता था कि नहीं नहीं इसका टेस्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। और वो मेरा दोस्त बोल रहा था यार पी के देखो मजा आता है थोड़ा। मैं ये छोटा सा जो पहला घूंट लेने की बात है ना दोस्तों, उसको मैं बड़ी बड़ी एक माइक्रो लेवल पे देखने की कोशिश करता हूँ, और तब जाके मेरी समझ में आता है कि मेरे दिमाग में जो बदलाव हुए, वो बदलाव होने के लिए कैसे मैं ही जिम्मेदार था। और मेरे जो कैरेक्टर डिफेक्ट्स जो आगे चल के बनते गए, वो बनने में मेरा सबसे बड़ा हाथ है दोस्तों, हाथ था। कि जो भी कैरेक्टर डिफेक्ट्स आगे चल के मुझे समझने वाले थे, उनका जो डेवलपमेंट था, वो डेवलपमेंट मैं खुद कर रहा था, मेरी मर्जी से कर रहा था, मेरी इच्छा से कर रहा था। ये जो हम आगे चल के इच्छा के बारे में जो बात करते हैं, वो देखिए मेरी इच्छा की वजह से हो क्या रहा था मेरी जिंदगी में। वो शराब का मैंने पहला घूंट लिया। हम लोग कहते हैं पहला घूंट घातक, दोस्तों पहला घूंट घातक हम लोग कहते हैं, बीमारी के हिसाब से हम लोग कहते हैं कि मुंह को लग गया तो हमारा एलर्जी ट्रिगर हो जाती है। मैं तो कहता हूँ वहां तो एलर्जी भी नहीं थी, हाँ मानसिक आकर्षण भी नहीं था वैसे डिसीज के हिसाब से। वो तो मैं पी के देखने जा रहा था, लेकिन मैं आज कहता हूँ कि वही मेरे लिए पहला घूंट घातक साबित हुआ दोस्तों। वो जो पहला घूंट मैंने लिया, वो मुझे अब दोस्तों आगे चल के जो मेरा उसके बाद में मेरी जिंदगी शुरू हुई, उसमें मैंने शराब के हिसाब से पीछे मुड़ के नहीं देखा। ऐसा शायद कोई मौका ही होगा जिस वक्त मैंने शराब पीने का मौका आया होगा और मैंने नहीं पी, ऐसा हुआ नहीं कभी।
लेकिन भले ही वो 1 महीने बाद 2 महीने बाद कभी इलेक्शन में जीत गए कॉलेज में, कभी क्या हुआ करके वो बात होती थी, लेकिन मेरा आकर्षण की जो बात थी ना दोस्तों, वो मेरी बढ़ती जा रही थी। और मैं घर में नहीं था, इसलिए किसी से डरने का सवाल ही नहीं था मुझे। अब मैं जब घर पे आता था तो घर के जो पुराने जो मेरे दोस्त हुआ करते थे, वहां पे जाके मैं डिंग मारता था कि कैसे मैं ये पी के देखा है मैंने, सिगरेट पीता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। मुझे लगता है यार ये तो हीरोगिरी तो इसी में है। ये मेरा डेफिनेशन। धीरे धीरे घर में बातें पता चल रही थी, लेकिन अभी बेटा बड़ा हो रहा था, इसलिए मेरे पिताजी अनदेखा कर देते थे। लेकिन फिर भी मेरे नंबर कुछ ठीक नहीं आ रहे थे, तो मुझे गालियां सुननी ही पड़ती थी। मेरा घर आना कम हो गया था, मैं बहुत कम घर में आता था, ज्यादा से ज्यादा समय हॉस्टल और दूसरे गांव। दोस्तों ये वजह एक ही थी इसमें कि मुझे अच्छा नहीं लगता था। मेरा फेल्यूर के लिए यदि अभी कोई कुछ बोलना शुरू करे तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता था, लेकिन उसे मैं टाल भी नहीं सकता था क्योंकि फेल्यूर आने शुरू हो गए थे। मैं पहले 2 साल फेल हो गया था, मैं कॉलेज जाता ही नहीं था। मैं कहता था पेपर की 1 दिन पहले मैं पढ़ूंगा और पास हो जाऊंगा, इतना मैं होशियार हूँ, लेकिन वैसा होता नहीं था। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं कौन हूँ, ये जो मैं आगे चल के जो हम कह रहे हैं कि मैं कंफ्यूज्ड स्टेट में कि मैं कौन हूँ यही पता नहीं है साला। और उस वक्त मैं कह रहा था मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं क्या नहीं कर सकता। हम लोग कहते हैं मैं जब जहाँ लात मारूंगा वहां से पानी निकालूंगा, ये वाली कहावत की तरफ ये सोचते हुए मैं आगे बढ़ता जा रहा था दोस्तों। और ये फेल्यूर्स आते गए, लेकिन कुछ कुछ अच्छी बातें भी उसके साथ साथ होती थी। तो ऐसे ही मैं इंजीनियर तो बन गया। मैं इंजीनियर बन गया, इंजीनियर बनते बराबर मेरी शादी हो गई, मेरा लव मैरिज हुआ। और ये लव मैरिज शादी साथ साथ में शराब, और शराब अभी तक मैं शराबी बना नहीं था। लेकिन कल परसों ही मेरी और मेरी बीवी की बात चल रही थी, उसमें एक बात हमारे सामने आई और मैं हक्का बक्का रह गया यार। हमारा पहला बेटा हुआ था 1983 में, यानी हम शादी के हमारे 3 साल बाद हमारा पहला बेटा हुआ था। और हमेशा मैं शेयर करता हूँ कि 1983 वो साल था, वहां से मुझे रोज शराब की मुझे रोज जरूरत पड़ी 1983 से। यानी तब तक मेरी फ्रिक्वेंसी बढ़ती गई, शराब पीने के मौके बढ़ते गए, वो मौके मैं ही लाता था। और वो ऐसा करते करते वो बात आ गई थी कि अब मैं अकेला शराब पीने लग गया था। मुझे किसी के साथ शराब पीने में अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि कहीं पे एक डर था कि लोग कहेंगे ये तो रोज पीता है। और मन में ये भी बात आती थी, समझ में आती थी कि रोज पीना ठीक नहीं है, लेकिन अब मैं उसे रोक नहीं पा रहा था। फिर भी मेरा अहंकार मन से बोलता था अरे ये कभी भी तो कंट्रोल कर सकता है इसको, जब मौका आएगा तो कर लेना। ये मन कहता है, और मैं खुद को, यानी मन कहता है यानी ये जस्टिफिकेशन है कि जो जब भी सोचेगा तू कर सकता है ये, अभी तो चकले आज। तो वो भी तो 1 डे एट ए टाइम हो गया था। आज के दिन के लिए मुझे पैसों की भी जरूरत पड़ती थी, और आज ही के दिन के लिए मुझे शराब भी चाहिए थी। तो इस तरह से 1 डे एट ए टाइम मेरा ए में आने के पहले ही शुरू हुआ था। लेकिन वो जिस कदर से शुरू हुआ था ना, उसमें पूरी तरह से अनैतिक, जिसको कहते हैं ना हम लोग, जब आगे चल के स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं तो उसमें नैतिकता और अनैतिकता की बात करते हैं। आज मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मेरे विचारों में अनैतिक विचार जो बहुत ज्यादा हुआ करते थे। अभी अनैतिक किसे कहना और नैतिक किसे कहना, तो ये भी बात जब हम स्पिरिचुअलिटी और या आध्यात्मिक कहते हैं, हमारी आध्यात्मिक बीमारी, तो मैं बड़ा पजल होता था ये आध्यात्मिक क्या है। लेकिन एक सुंदर से शेयरिंग ने इस आध्यात्मिकता के बारे में मेरे मन में एक इतना अच्छी तरह से उसके बारे में ख्याल दिया कि आध्यात्मिकता क्या है। एक मेंबर शेयर कर रहा था और उसने कहा, वो ये कह रहा था कि मैं इस तरह का इंसान हूँ। वो कह रहा था मैं कैसे स्पिरिचुअली बैंकरप्ट हूँ, किस तरह से यह आध्यात्मिकता का पूरी तरह से मेरे मन से ह्रास हुआ है। तो वो कहते हुए वो कह रहा था कि मुझे, मेरे लिए क्या योग्य है, मेरे लिए क्या अयोग्य है, इसमें समझ में नहीं आता ये बातें मेरी। इसका मतलब शुरू में मैं कंफ्यूज था। मैं तो कहता हूँ मुझे तो समझ में आता है कि योग्य क्या है और अयोग्य क्या है,
लेकिन आगे चल के मेरी ये बात समझ में आती है मेरे अनुभव से कि जो भी गलत चीज मैं करने जाता था उसको जस्टिफिकेशन देता था, मैं उसको जस्टिफाई करता था। वो अनैतिक है ये मालूम होने के बावजूद मैं उसको कैसे ये करना ठीक है ये खुद को ही समझाता था। और ये समझाना दोस्तों, इसको माल एडजस्टमेंट कहते हैं। ये माल एडजस्टमेंट है जिंदगी के साथ में। तो ये माल एडजस्टमेंट में इस तरह से करता था, खुद को ही समझाते हुए कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो आज के लिए इस जगह पे ही वो ठीक है तो अनैतिक, ये करना तो नहीं चाहिए, लेकिन अभी ये कर दिया तो कोई अर्ज नहीं है, कोई देख नहीं रहा है। इस प्रकार के जस्टिफिकेशंस हुआ करते थे। और बहुत सारी ऐसी चीजें हरकतें मेरे हाथ से हुई, मेरे जिंदगी में हुई, वो खाली इस वजह से हुई कि वो मुझे मालूम था, उसके बारे में डर था, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि ये किसी ने देखा नहीं है। ऐसी भी बातें हुई। तो दोस्तों, वो जो मैंने 1983 की बात कही, वो 83 के बाद में मेरे शराब का सिलसिला इस कदर बढ़ता गया कि उसके बाद में 93 आया, यानी 10 साल तक मेरे घर में वो जो हम लोग थर्ड स्टेप पढ़ते हुए जब हम कहते हैं ना कि सेल्फ विल रन रायट वाली जो बात कहते हैं ना, उसको बराबर फिट बैठता है। वो जो 10 साल थे मेरे, उस 10 साल में मैं मेरी सर्विस भी चल रही थी, वहां भी मैं शुरू में बहुत अच्छा कर रहा था, बहुत मेरी तारीफ होती थी। लेकिन वो धीरे धीरे मेरा काम पे जाना, काम के बारे में मन में मुझे एक ये कहते हैं ना डिसइंटरेस्ट, और मन मेरा कहता था यार चल शराब पीते, चलो 4 बज गए, 5 बजे तक ड्यूटी हुआ करती थी, तो 4 ही बजे मैं खसक जाता था, मैं सीधा बाहर पे जाके बैठता था। नोबल प्रोफेशन में था मैं, अब एक कॉलेज में मैं पढ़ाने का काम कर रहा था, और उसके लिए मुझे फायदा भी बहुत सारा मिल रहा था। कहीं सुबह में 2 लेक्चर ले लिए तो आगे चल के यदि गायब होगा तो किसको पता चलेगा। लेकिन दोस्तों पता चलता है, लोगों को पता चलता है, वैसे लोगों को पता चल रहा था। और मेरा जो वहां का जो बॉस था, जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट था, वो एक तो मेरे से जूनियर था लेकिन हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बना था। और उसके बारे में वैसे ही मन में मेरे काफी खुन्नस थी, लेकिन खुन्नस से ज्यादा मेरे मन में उसके बारे में डर था। ये मैं बहुत बार शेयर करता हूँ। मैं जो काम पे जो मैं जाता था, तो काम पे जाते वक्त अब ये हालत हुई थी मेरी कि सुबह काम के लिए मैं जब जाता था तो मेरे मुंह को बदबू आती थी शराब की। और मेरे कलीग जो थे साथ में काम करने वाले बोलते थे, अरे यार तू क्या सुबह मार के आ गया है क्या। बड़ा मुझे गुस्सा भी आता था, मुझे गिल्टी भी लगता था कि यार बात तो सही है, लेकिन कल मैं इतनी ज्यादा पी गया रात में। और बात ऐसी हुआ करती थी शुरू में कि मैं रात में ही पीता था, देर रात तक पीता था, बहुत ज्यादा पीता था, बेहोश होने तक पीता था। लेकिन सुबह मैं जाता था काम पे, 10 बजे मैं जब काम पे जाता था, उस वक्त साइन करने के लिए जाता था तो मेरे हाथ कांपते थे। मुझे सिग्नेचर मस्टर पे करना ये बहुत बड़ा टास्क बन गया था। उसके बाद में कुछ दिनों बाद में तो मुझे वो साइन करना ही नहीं आता था, इतने मेरे हाथ कांपते थे। और मुझे लगता था कोई देखेगा तो बोलेगा, अरे शिखर भाई ये क्या हो गया तुमको, यार तुमको तो लिखना नहीं आ रहा है। इंसल्ट, फिर अहंकार पीछे खींच रही है, किसी ने देखना नहीं चाहिए। मैं हाथ कैसे तो दोनों हाथ एक साथ पेन को पकड़ के कैसे तो मैं सिग्नेचर करता था दोस्तों। बड़ी शर्म लगती थी कि अपने को साला कुछ ऐसा लिखते भी नहीं आ रहा है। और समझ में आ रहा था ये सब शराब की वजह से हो रहा है, लेकिन फिर भी मन में हम लोग जिसे डिनायल कहते हैं, वो डिनायल यदि थोड़ा और क्लोजली यदि हम लोग उसको इंस्पेक्ट करें तो बहुत कुछ बातें बताता है दोस्तों। मेरे मन में ये मुझे मालूम था कि ये बहुत गलत हुआ है अभी, लेकिन एक मेरे मन का अहंकार मुझे कह रहा है कि ये तू कभी भी बंद कर सकता है, ये तू कभी भी कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि मुझे कंट्रोल करना ही नहीं था। लेकिन मन मुझे कहता था ये तू कभी भी कर सकता है। कुछ दिनों के बाद में इसमें बदलाव हुआ, मेरी समझ में आया कि मैं इसको कंट्रोल कर ही नहीं सकता, मैं इसको कंट्रोल ही नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी मन कहते जा रहा है और मैं भी खुश हो रहा हूँ कि चलो मैं कंट्रोल कर लूंगा कभी ना कभी। दोस्तों ये हालत मेरी, मैं जब ये जो 10 साल की बात बता रहा हूँ, वो 10 साल के बाद में मेरी बीवी साइकियाट्रिस्ट के पास मुझे लेके गई।
क्योंकि अभी घर की हालत पूरी तरह से खराब, घर में पैसों की मारामारी हो गई थी। बच्चे दो, अभी मेरे बच्ची हुई थी, 2 बच्चे घर में, और उनका उनकी स्कूल की फीस लेना जाना। मैं जाता ही नहीं था काम पे, मैं काम पे नहीं जाता था। एक दिन मुझे सस्पेंड कर दिया कॉलेज ने कि ये काम पे ही नहीं आते करके। सो ये सस्पेंशन होने के बाद में देखिए कैसी बात है, मेरे मन में कहीं पे अच्छा लगा क्योंकि मुझे डर से मुक्ति मिली थी। सारा अभी उससे मुंह ही दिखाना नहीं है उसकी ऐसी तैसी, किसकी, वो बॉस की। क्योंकि कॉलेज जाना मुझे इतना डर लगता था यार, कहाँ से जाऊं, मैं जाऊं तो वो तो बुलाएगा। क्योंकि मैं जब भी जाता था, मैं काम पे लगने से पहले वो प्यून आके बोलता था साहब ने आपको बुलाया है, और जैसा साहब ने आपको बुलाया है बोला कि मेरा डर चरम सीमा पर, इतना डर जाता था मैं कि साला जैसे अब ये खा जाएगा। और जाने के बाद में कई बार ऐसा होता था कि बात कुछ अलग ही होती थी, लेकिन वो डर से मैं काम भी नहीं कर पा रहा हूँ बस। सो ये डर किस कदर मेरे साथ में, जो मैंने कहा, लपेटी थी मेरी पूरी जिंदगी, वो डर में लपेटी हुई थी। उसमें अहंकार अलग हिसाब से काम कर रहा था, उसमें गुस्सा भी आ रहे हैं। ऐसे कॉम्प्लेक्स ऐसी सिचुएशन मेरी खोपड़ी की हुई थी, और ऐसे मैं जी रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और जब दोस्तों ये मेरी 8 साल तक, उसके बाद में मेरी बीवी ने इतने सारे पैसे खर्च किए होंगे, वो रिहेबिलिटेशन सेंटर हुए, मांत्रिक तांत्रिक साइकियाट्रिस्ट, कितनी बार गया, मेरे पास में तो काउंट ही नहीं है उसका। ये 8 साल तक चला। और जब 8 साल होने के बाद में भी मेरा पीना शुरू था, तब एक मौका ऐसे आया जब मेरे फैमिली ने डिसाइड किया कि वो पावरलेस है। आज मैं उस भाषा में बोलता हूँ कि पावरलेसनेस, ये जो शराबीपन है, ये जो अल्कोहलिज्म है, इसके सामने पावरलेसनेस मेरी फैमिली को पता चल गया उस बात का एक अलग हिसाब से कि इसको हम कुछ नहीं कर सकते। अभी इसकी शराब बंद करना हमारे बस की बात ही नहीं है, और उन्होंने मेरे से तो बात ही करना बंद कर दिया था। यानी रिलेशनशिप अब इस कदर टूट गई घर की कि कोई बात नहीं कर रहा है, मुझे भी बात करने की इच्छा नहीं है किससे। मन में नफरत और नफरत की सिवा कुछ था ही नहीं। मैं पड़ा रहता था घर में, कैसे तो कहीं से कहाँ से आती थी मालूम नहीं है। जब भी मुझे ऑब्सेशन मेरा जागृत होता था, मैं उठ के कैसे भी करके जाता था बाहर में, कहाँ से पैसे कमाता था, क्या करता था, अभी मुझे याद नहीं है दोस्तों। चोरी ही करता था, मैं घर में ही चोरी करता था, और जाता था कैसे तो पीता था, फिर घर में आता था, फिर जाता था। क्या चल रहा था ये चल रहा था मेरा। और ये मेरे घर के जो लोग थे, उन्होंने कहा था कि अभी ये शायद ऊपर जाएगा तभी इसके साथ में ये शराब भी जाएगी। ये बोलने की बात नहीं है, ऐसा कोई बोलता नहीं है, लेकिन उनका रवैया ही वही था। अभी कोई बात ही नहीं कर रहा मेरे साथ में, कोई पूछ भी नहीं रहा क्यों पी रहा है, ये भी बात नहीं है और कुछ भी नहीं है। वो हालत जब मेरी हुई, मैं कहता हूँ नॉट हेल्पिंग एन अल्कोहलिक इज द बिगेस्ट हेल्प दैट ही गेट्स। अभी कोई नहीं था मेरे साथ, अभी कोई दोस्त भी बचा नहीं था, कोई इर्द गिर्द था नहीं, और मैं इतना डरा हुआ था। और ऐसे डरी हुई स्टेट में वो 5 दिसंबर को मैं बैठा हुआ था बार में शराब पीते हुए, हाथ कांप रहे थे, शराब छलक रही थी, मुंह तक ग्लास ले जाना मुश्किल हो गया था। और उसमें भी शर्म आ रही थी कि कोई देखेगा तो बोलेगा ये क्यों ऐसा कर रहा है। देखो, अहंकार मेरा उस स्टेट में भी मेरी ऐसी हालत खराब हुई है, फिर भी अहंकार की बात आती है सामने, और वो कहता है कि देख साले तेरी क्या हालत हो गई, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। शर्म आ रही है। अब उसमें क्या शर्म आनी है, इतने साल हो गए साले, तेरे अभी मन में विचार वही आया मेरे कि शेखर अभी ये अंधेरा ही है तेरी जिंदगी में, तू शराब पिएगा और मरेगा, इसके सिवा और कोई चीज हो नहीं सकती। अब डर पहुंच गया, ये हाइट पे पहुंच गया डर कि मैं कांप गया था, मैं पूरा हिल गया था, पूरा शरीर मेरा कांप रहा था। और उस वक्त मेरे मन में ये बात आई कि मुझे मदद की जरूरत है। देखो बॉस बेवड़ा, हाँ 22 साल तक मैं पिया, पता नहीं क्या क्या होते गया मेरी जिंदगी में, बहुत उठपटांग बातें हुई, आज मैं शेयर नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जब मैं उस वक्त पहुंचा, उस जगह पे मैं जब पहुंचा,
तो मेरी हालत मैंने ये बना रखी थी और डर का माहौल इतना खौफनाक था उस वक्त कि अपने आप वो अहंकार की भी ऐसी तैसी हो गई। और मैं कह रहा हूँ कि मुझे यार मदद चाहिए किसी की। अब मदद मांगू तो किससे मांगू? घर में जाके यदि मैं कहता आई वांट हेल्प तो हंसते थे सब लोग घर में। ये मेरे समझ में आ रहा था उस वक्त भी। फिर कौन मदद करेगा यार मुझे? और फिर मुझे याद आया कि वो रिहैब में मैं गया था लास्ट टाइम, वहां पे एक ए मेंबर था, उसने कहा था शेखर भाई ए की मीटिंग करो। और दोस्तों वो सुन के मैंने उस वक्त फैसला लिया, मेड ए डिसीजन। वो जो कहते हैं ना, वो मेड ए डिसीजन। मेरी स्टेप्स 1 2 3 हो रही थी, वो शराब पीते हुए उस टेबल पे। वो मुझे पावरलेसनेस समझ में आ रहा था, वो पावरलेसनेस समझ में आ रहा था। मुझे मदद की जरूरत है। स्टेप 2, मैं कुछ नहीं कर सकता, आई कांट। ये आई कांट इतना पक्का हो गया था। और मैं कह रहा था कि मुझे मदद की जरूरत है और मैं जाऊंगा नागपुर। उसने नागपुर का पता दिया था और मैं 500 किलोमीटर जर्नी करके नागपुर की उस मीटिंग में पहुंचा था दोस्तों, जिसके बारे में मैंने शुरू में कहा था। एक भयग्रस्त इंसान उस दरवाजे में खड़ा था, मालूम नहीं ये कौन, पहचानता नहीं किसी को भी। और वो लोग थे सामने, ये पूरे ऐसे लोग थे जिनको मैं पहचानता नहीं था। एक एक करके आके वो मेरी पहचान मुझसे करवा रहे थे। वो कह रहे थे उनका नाम है ये है और वो एक शराबी है। और मेरे मन में ये बात आ रही थी कि अरे शेखर मैं शराबी हूँ। दोस्तों, भय से छुटकारा पाना हमारा पहले मीटिंग के साथ ही शुरू हो जाती है वो बात, क्योंकि स्पिरिचुअल अवेकनिंग की ये पहली गिफ्ट हमको वहां पे मिलती है। उसके बाद में बिल डब्ल्यू साहब कहते हैं कि उसके बाद में आप यदि स्टेप्स पे चलना शुरू करो तो हर स्टेप्स के साथ में आपको गिफ्ट्स मिलते जाएगी। स्पिरिचुअल अवेकनिंग की शुरुआत हुई है, वो आगे बढ़ते जाएगी। आपको पता चलेगा आप कौन हैं। ये जो मैं कह रहा था ना, मुझे पता ही नहीं था मैं कौन था। वो मैं कौन हूँ, इसके लिए मुझे निडरता के साथ में छानबीन करनी थी। ये निडरता इसलिए क्योंकि अब मेरे सामने जो मैं आ रहा था दोस्तों, वो मैं की तरफ मुझे देखा नहीं जा रहा था। मुझे डर लग रहा था कि यार ये ऐसा मैं। लेकिन दोस्तों, अहंकार का चकनाचूर होना, यही बिल डब्ल्यू साहब कहते हैं, हर स्टेप में उस अहंकार का चकनाचूर होना वो बहुत ही जरूरी है। जिसकी वजह से शराब जो रुकी थी वहां पे भी तो अहंकार का चकनाचूर ही हुआ था। अहंकार खत्म हुआ, डर जाना शुरू हुआ और मुझे मदद मिली दोस्तों। सो ये उच्च शक्ति या हायर पावर की जो कल्पना करके जो थी, वो आगे चल के मूर्त स्वरूप में जब आती है तो हमको तो वही बात कहिए कि श्रद्धा ही जवाब है इस डर का। क्योंकि वो श्रद्धा मुझे पहले दिन उसकी शुरुआत हुई थी, वो विश्वास था। और उस विश्वास के साथ आप सब लोग जो कह रहे थे ना आते रहो, या आप सब लोगों का जो कहना था उसको मैं कहता हूँ ग्रुप कॉन्शियस। वो ग्रुप कॉन्शियस यानी ईश्वर की आवाज मुझे कह रही थी शेखर, 1 डे एट ए टाइम, तुझे आते रहना है यहाँ पे आते जा। और फिर मुझे अलग अलग तरीके से बातें सुनना मेरा शुरू हुआ। और ये अलग अलग टिप्स मुझे जो मिलती गई शराब से दूर रहने के लिए, ये कौन दे रहा था? ये ईश्वर दे रहा था, ये मीटिंग दे रही थी। और तब आगे जाके मेरी समझ में आई ये बात कि ये जो हमारी अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग है, ये मीटिंग में ईश्वर है। ये ईश्वर है जिसकी मुलाकात मेरी पहली मीटिंग में हुई थी। लेकिन तब मुझे वो समझ में नहीं आई बात, लेकिन मैं आश्वस्त हुआ था वो पहली मीटिंग में ही। ये आश्वस्त में इसलिए हुआ था क्योंकि अभी माँ का हाथ मुझे मिला था, मैंने माँ का हाथ पकड़ लिया था। वो जो मैंने शुरू में मैं कहा कि अंधेरे से डर लग रहा था, तो माँ ने कहा चल बेटा मैं आती हूँ साथ में। और मैं उसकी उंगली पकड़ के इतना बिंदास गया, मैं अंधेरे का बिल्कुल डर नहीं लगा था। अभी उसी तरह से ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस एक माँ के रोल में, आज मुझे माँ नहीं है, लेकिन एक ही लिए मैं कहता हूँ कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस जो है ना मेरे साथ में, वो एक माँ का रोल करती है। और इस माँ के रोल के साथ में जब मैं निकलता हूँ, तो आज मैं जब स्टेप्स की तरफ देखता हूँ, आखिरी बात बस एक ही मैं शेयर करना चाहता हूँ कि वह स्टेप्स के बारे में मैं इस तरह से सोचता हूँ कि 9 स्टेप्स तक, हम कहते हैं ना 9 महीने, ये 9 स्टेप्स तक दोस्तों
मेरा गर्भ में मेरी ग्रोथ होती है। और इसीलिए कहते हैं जब हम 10th स्टेप में आते हैं तो कहा जाता है कि वी आर नाउ स्टार्टिंग अ न्यू लाइफ। स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ जाना है 10वीं, 11वीं और 12वीं। और ये स्पिरिचुअल ग्रोथ होने के लिए मेरा जन्म होना आवश्यक था, जो 9th स्टेप के बाद में होगा। यानी ये जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग की बात जो बिल डब्ल्यू साहब ने कही है, उसके लिए ये स्टेप्स के साथ में यदि चलता हूँ तो सब चीजें दोस्तों, डर के साथ में भी मेरे डर के बारे में मेरी जानकारी बढ़ेगी और मुझे समझ में आएगा कि डर का एक पॉजिटिव भी इस्तेमाल होता है और निगेटिव इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी मेरे साथ में मेरी हायर पावर है। तो श्रद्धा ही हमारे डर का जवाब है, ऐसा हमारा बिग बुक भी कहता है। तो दोस्तों समय हो चुका है और भी कुछ बातें थी मैं शेयर करना चाह रहा था, लेकिन फिर कभी। आप सब लोगों ने बड़ी शांति से मेरा शेयरिंग सुना, मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद।